हेलो दोस्तों, हमारे चैनल स्टडी रूप में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आनुवांशिकता के बारे में पढ़ेंगे। आनुवांशिकता पर आधारित मेंडल के तीनों नियमों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं आनुवांशिक लक्षण क्या होती है। तो ऐसे लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी स्थानांतरित होते हैं, उन लक्षणों को कहा जाता है आनुवांशिक लक्षण। जैसे अगर कोई लक्षण माता और पिता में से उसके पुत्र या पुत्री में स्थानांतरित होते हैं तो उन लक्षणों को आनुवांशिक लक्षण कहा जाता है, और इन लक्षणों के स्थानांतरण की प्रक्रिया को आनुवांशिकता कहा जाता है। आनुवांशिकता पर आधारित सबसे पहला प्रयोग जॉन ग्रेगर मेंडल के द्वारा किया गया था। इस कारण जॉन ग्रेगर मेंडल को आनुवांशिकता के जनक कहा जाता है। जॉन ग्रेगर मेंडल के द्वारा सबसे पहले मटर के पौधे पर प्रयोग किया गया और उन्होंने मटर के पौधों में 7 प्रकार के गुणों का अध्ययन किया, और उन गुणों के अध्ययन के आधार पर उन्होंने 3 प्रकार के नियम का प्रतिपादन किया। पहला नियम है प्रभाविता का नियम, दूसरा नियम है पृथक्करण का नियम, और तीसरा नियम है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। अगर आनुवांशिकता के संबंध में जेनेटिक शब्द का सबसे पहले प्रयोग की बात करें तो डब्ल्यू वॉटसन के द्वारा सबसे पहले जेनेटिक शब्द का उपयोग किया गया था। तो परीक्षा की दृष्टि से इसे हमें याद रखना है कि डब्ल्यू वॉटसन के द्वारा सबसे पहले जेनेटिक शब्द का प्रयोग किया गया था। तो चलिए हम इन तीनों नियमों के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम प्रभाविता का नियम पढ़ते हैं। प्रभाविता का नियम, इस नियम के अनुसार जब एक जोड़ी विपरीत लक्षण वाले शुद्ध नस्ल के जीवों का संकरण कराया जाता है तो पहली पीढ़ी में केवल एक ही लक्षण प्रकट होते हैं और उन लक्षणों को कहा जाता है प्रभावी लक्षण। यहाँ पर अगर लाल पुष्प वाले मटर के पौधे का संकरण अगर सफ़ेद पुष्प वाले मटर के पौधे से कराया जाता है तो पहली पीढ़ी में केवल लाल रंग के पुष्प वाले पौधे प्राप्त होते हैं, अर्थात जो लाल रंग के पुष्प होते हैं वही लक्षण पहले पीढ़ी में प्रभावी होते हैं, तो इसे कहा जाता है प्रभावी लक्षण। और जो सफ़ेद रंग के पुष्प होते हैं उसके लक्षण अप्रभावी होते हैं, वे दिखाई नहीं देते हैं, इस कारण इसे अप्रभावी लक्षण कहा जाता है। जो लक्षण दिखाई देंगे उसे प्रभावी लक्षण, और जो लक्षण प्रकट नहीं होते हैं उसे कहा जाता है अप्रभावी लक्षण। एक संकरण क्रॉस में जो जीनोटाइप अनुपात होता है वह 1:2:1 के अनुपात में होता है, जबकि जो फिनोटाइप अनुपात होता है वह 3:1 के अनुपात में होता है। इसे हम आगे देखेंगे कि यह किस प्रकार 1:2:1 और 3:1 के अनुपात में होता है। अगला नियम होता है पृथक्करण का नियम। इस नियम के अनुसार जो लक्षण होते हैं वह जोड़े में उपस्थित होते हैं। इस नियम के अनुसार युग्मकों के निर्माण के समय जीवों के जोड़े के कारक अलग होते हैं और उनमें से केवल एक कारक ही एक ही युग्मक में पहुंचता है। एक युग्मक के दोनों कारक एक साथ एक युग्मक में कभी नहीं पहुंचता है, अर्थात जो लक्षण होते हैं वह जोड़े में उपस्थित होते हैं और जब अगला युग्मक बनता है तो उसमें केवल एक ही कारक इस युग्मक में आते हैं, अर्थात जो जोड़े होते हैं वह पृथक होते हैं, और इस नियम को कहा जाता है पृथक्करण का नियम। ये दोनों लक्षण एक साथ एक ही युग्मक में नहीं होते हैं, ये दोनों पृथक होकर एक लक्षण के एक युग्मक में जाते हैं। उन्होंने प्रयोग द्वारा यह सिद्ध किया कि जब मटर के लंबे और बौने पौधों के बीच संकरण कराया जाता है तो पहली पीढ़ी में संकरण के लंबे पौधे बनते हैं, अर्थात जब लंबे और बौने पौधे का संकरण कराते हैं तो पहली पीढ़ी में लंबे पौधे बनते हैं, अर्थात जो लंबे पौधे होते हैं वे प्रभावी लक्षण होते हैं। परंतु जब प्रथम पीढ़ी में स्वपरागण कराया जाता है तो जो अगली पीढ़ी होती है उसमें 3 लंबे पौधे बनते हैं और एक जो है बौने पौधे बनते हैं। इस प्रकार जो लंबे और बौने पौधे का अनुपात होता है वह 3:1 के अनुपात में प्राप्त होता है। तो इससे सिद्ध होता है कि युग्मकों के निर्माण के समय जो गुण के जोड़े होते हैं वह पृथक होते हैं और जो अगला युग्मक होता है उसमें केवल एक ही लक्षण स्थानांतरित होते हैं। तो इस नियम को कहा जाता है पृथक्करण का नियम, और इसी नियम को शुद्धता का नियम भी कहा जाता है। इसके बाद हम अगला नियम पढ़ते हैं स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। इस नियम के अनुसार जो जीव के गुण के जोड़े होते हैं वे एक दूसरे को प्रभावित किए बिना ही युग्मकों का निर्माण करते हैं, संतानों तक पहुंचते हैं, अर्थात जो गुण होते हैं वह जोड़े में उपस्थित होते हैं, अर्थात अगर यह संतान में जाएगा तो एक लक्षण होगा वह दूसरे लक्षण को प्रभावित किए बिना ही वह संतान में पहुँच जाता है। तो इस नियम को कहा जाता है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, अर्थात जो लक्षण होते हैं वह जोड़े के रूप में उपस्थित होते हैं और वह अलग होकर स्वतंत्र रूप से संतान तक पहुंचते हैं, और इस नियम की पुष्टि द्विसंकरण के आधार पर की जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर मटर के पीले गोल बीज को हरे झुर्रीदार बीज के साथ संकरण कराया जाता है तो पहली पीढ़ी में गोल पीले बीज प्राप्त होते हैं, परंतु जब इस पीढ़ी में स्वपरागण कराया जाता है तो उसके पश्चात शुद्ध रूप से पीले गोल बीज प्राप्त होते हैं और एक प्राप्त होता है शुद्ध हरे झुर्रीदार बीज,
और जो 2 प्राप्त होते हैं वह इन दोनों का मिश्रण होता है। अर्थात इससे हमें पता चलता है कि युग्मकों के निर्माण के समय जो उसके लक्षण होते हैं वह पृथक होते हैं और वह स्वतंत्र रूप से निषेचन की क्रिया में भाग लेते हैं। तो इस नियम को कहा जाता है स्वतंत्र अपयूहन का नियम। मेंडल के द्वारा जो प्रयोग किया गया उसे पुनः प्रकाश में लाने का श्रेय ह्यूगो डी ब्रीज, सेरमक और कोरेंस को जाता है। इन्होंने सन 1900 में मेंडल के द्वारा किए गए प्रयोग को पुनः सिद्ध किया। एक संकर क्रॉस या द्विसंकर क्रॉस क्या होता है? तो एक संकर क्रॉस में जब एक जोड़ी विपरीत लक्षणों की वंशानुगति का अध्ययन किया जाता है तो उसे कहा जाता है एक संकर क्रॉस। एक संकर क्रॉस में जीनोटाइप अनुपात 1:2:1 के अनुपात में होता है, जबकि फिनोटाइप अनुपात 3:1 के अनुपात में होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जीनोटाइप अनुपात जो कि 1:2:1 के अनुपात में होता है, जबकि 2 विपरीत लक्षणों वालों का संकरण कराया जाता है तो उसे कहा जाता है द्विसंकरण क्रॉस। द्विसंकरण क्रॉस में जो फिनोटाइप अनुपात होता है वह 9:3:1 के अनुपात में होता है। तो इस अनुपात को हमें याद रखना है, परीक्षा की दृष्टि से यह महत्वपूर्ण है कि एक संकर क्रॉस में जीनोटाइप अनुपात 1:2:1 के अनुपात में होता है, जबकि फिनोटाइप अनुपात 3:1 के अनुपात में होता है। वैसे ही द्विसंकर में फिनोटाइप अनुपात 9:3:3:1 के अनुपात में होता है। जो पैतृक लक्षणों का संचरण होता है उस प्रक्रिया को कहा जाता है अनुवांशिकता। यह अनुवांशिकता छोटी छोटी इकाई के रूप में गुणसूत्रों में मौजूद होती है और इन गुणों को कहा जाता है जीन। और यही जीन अनुवांशिक लक्षणों का वाहक होते हैं, अर्थात इन्हीं के माध्यम से अनुवांशिक लक्षण स्थानांतरित होते हैं और ये लक्षण संतानों तक पहुंचते हैं, अर्थात जो जीन होती है वह अनुवांशिकता की इकाई होती है। तो इस बिंदु को हमें याद रखना है कि अनुवांशिकता की इकाई किसे कहा जाता है? तो जीन को अनुवांशिकता की इकाई कहा जाता है, क्योंकि यह एक वाहक के रूप में कार्य करता है। यह संतानों तक जो लक्षण होते हैं उसका स्थानांतरण करता है। जीन की खोज जोहानसन नामक वैज्ञानिक के द्वारा की गई थी और जीन जो होते हैं वह प्रायः डीएनए से बने होते हैं। डीएनए का एक छोटा सा खंड होता है जिसमें अनुवांशिक कूट निहित होते हैं और इन्हीं अनुवांशिक कूटों को जीन कहा जाता है और जीन जो है वाहक के रूप में कार्य करते हैं। इनका जो मुख्य कार्य होता है वह अनुवांशिक संकेतों को धारण करना होता है, साथ ही द्विगुणन के द्वारा जीव के प्रजनन को संभव बनाना होता है। जो जीन होते हैं वह मूल रूप से उसके स्थानों के आधार पर उसे 2 प्रकार में विभाजित किया गया है। पहला प्रकार होता है जीमोन और दूसरा प्रकार होता है प्लाज्मा जीन। जो जीमोन होती है वह गुणसूत्र में पाए जाते हैं तो उसे जीमोन कहा जाता है, जबकि जो प्लाज्मा जीन होती है वह क्रोमोसोम के बाहर में स्थित होती है और यह कोशिका दड़ों की कोशिकांगों में पाया जाता है तो उसे कहा जाएगा प्लाज्मा जीन। जो डीएनए की कुंठित निर्देश होते हैं उसे राइबोसोम तक ले जाने का कार्य आरएनए के माध्यम से होता है, अर्थात आरएनए एक संदेश वाहक के रूप में कार्य करता है। और जो डीएनए होती है उसका निर्माण एक प्रकार के एंजाइम से होता है, एंजाइम के द्वारा संश्लेषित होता है। उस एंजाइम का नाम है पॉलीमेरेज। तो इस बिंदु को हमें याद रखना है कि डीएनए पॉलीमेरेज नामक एंजाइम के द्वारा संश्लेषित होती है। इसके बाद हम अगला पढ़ते हैं प्रभावी और अप्रभावी लक्षण। हमने पहले नियम में पढ़ा था प्रभावी लक्षण क्या होती है। तो संकरण के पश्चात जो प्रथम पीढ़ी में लक्षण प्रदर्शित होते हैं उसे कहा जाता है प्रभावी लक्षण और जो प्रदर्शित नहीं होती है उसे कहा जाता है अप्रभावी लक्षण। जैसे अगर पीले पुष्प वाले मटर के पौधों को हरे पुष्प वाले मटर के पौधे से संकरण कराया जाता है तो पहली पीढ़ी में केवल पीले रंग प्राप्त होते हैं, अर्थात जो पीले रंग होता है वह प्रभावी लक्षण होता है, जबकि जो हरा रंग होता है वह अप्रभावी लक्षण होता है, वह पहली पीढ़ी में प्रदर्शित नहीं होता है। एक ही जाति और एक ही जनकों के संतानों में समानता के साथ साथ विभिन्नता पाई जाती है। तो यह विभिन्नता जो है वह 2 प्रकार की होती है। पहली विभिन्नता होती है अनुवांशिक विभिन्नता, जो कि अनुवांशिक आधार पर माता पिता से संतानों तक पहुंचती है, जबकि जो दूसरी विभिन्नता होती है वह होती है वातावरणीय विभिन्नता, अर्थात वातावरण में विभिन्न प्रकार के परिवर्तनों के कारण जैसे बहुत से पर्यावरणीय कारक होते हैं, जैसे कि जनन कोशिकाओं में परिवर्तन, गुणसूत्रों में परिवर्तन और जीन उत्परिवर्तन। ये सभी कारक होते हैं जिनके कारण उसके संतानों में विभिन्नता पाई जाती है और इन्हीं अनुवांशिक लक्षणों और विभिन्नताओं के अध्ययन को कहा जाता है अनुवांशिकी। तो इन सभी नियमों को हमें याद रखना है कि अनुवांशिक विभिन्नता क्या होती है और वातावरणीय विभिन्नता किन किन कारणों के आधार पर होती है। वातावरणीय विभिन्नता के कारक होते हैं जनन कोशिकाओं में परिवर्तन, गुणसूत्रों में परिवर्तन और जीन उत्परिवर्तन। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी और आगे भी ऐसे ही और वीडियो पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल का नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर दीजिए ताकि हमारे द्वारा डाली गई सारी वीडियो आप तक पहुँचे सबसे पहले। धन्यवाद।